हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एएससी क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री फॉर 12th। आज हम लोग 12th क्लास के इस केमिस्ट्री लेसन में डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट की शुरुआत करेंगे, जो आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 7 है। तो इसमें पहले हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे और तब फिर उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इसमें हमने आपके बुक के जो टॉपिक्स दिए गए हैं तो उन सारे टॉपिक्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में कवर किया है। जो मेन उसके एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट हैं उन्हीं को हमने डील किया है। बाकी जो बात समझाने के लिए बहुत ज़्यादा लैंग्वेज यूज किया गया है उसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको नोट्स बनाना है सिंप्लीफाइड वे में ताकि उसको अच्छे से समझ सके, याद कर सकें। समझाने के लिए ज़्यादा लैंग्वेज लिखा गया है तो सेम टू सेम कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिएंगे आप और टॉपिक को समझ जाएंगे तो आराम से उसके क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे आप। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक विदाउट स्किपिंग देखिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अंत में एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं। तो आप जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब उस एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो उनमें सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में फिल करता है उसी ब्लॉक का एलिमेंट जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, वो एस ब्लॉक में फिल करता है तो उसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। क्लोरीन है, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में फिल करता है तो उसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो इन द सेम वे जब किसी का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में फिल करता है या डी सबसेल में फिल करता है तो उसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम के बाद से स्कैंडियम जो होता है 21 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट, वहीं से डी ब्लॉक एलिमेंट की शुरुआत होती है। तो ये अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर हम बात करें तो फर्स्ट 2 ग्रुप्स जो हैं वो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट के होते हैं, ग्रुप 1 और 2। और ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक के जो ग्रुप होते हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट के होते हैं, जिनके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पूरा डिटेल्स पढ़े हैं। अब 3 से लेकर के 12 तक के जो एलिमेंट हैं यही डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। और इस डी ब्लॉक एलिमेंट में भी कुछ खास नाम दिए गए हैं, जैसे ग्रुप 3 से लेकर के और ग्रुप 11 तक के जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। 12 को ट्रांजिशन मेटल इसलिए नहीं बोला जाता है कि उसमें जो एलिमेंट होता है तो एस ऑर्बिटल भी लास्ट वाला फील्ड होता है और लास्ट वाला डी ऑर्बिटल भी फील्ड होता है कंप्लीटली। इसलिए इन कंप्लीटली फील्ड होने के कारण लास्ट डी और लास्ट एस ऑर्बिटल के कारण इसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल में नहीं काउंट करते हैं, हालांकि वो भी मेटल ही हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट ही हैं। और उनको छोड़ करके यानी 3 से लेकर के 11 तक के जो एलिमेंट हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहे जाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहे जाते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी के इंटरमीडिएट होती है, बीच में एग्जिस्ट करती है। दूसरी बात है कि इसी में लास्ट में आपको 2 पीरियड में एफ ब्लॉक एलिमेंट भी आते हैं, तो जो ट्रांजिशन मेटल के अंदर में है इसलिए उनको इनर ट्रांजिशन मेटल भी कहेंगे। तो एफ ब्लॉक की जब बात करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे उसको। अभी डी ब्लॉक में देखिए तो आप नोट समराइज कर सकते हैं कि व्हेन डिफरेंशिएटिंग और लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट इंटर्स इन डी सबसेल, एलिमेंट इज सेड टू बी अ डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर। इसके बाद दीज एलिमेंट्स लाई इन द मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिलोंगिंग टू द ग्रुप 3 to 12 in which d orbitals are progressively filled in each of the 4 long period। 4 पीरियड बनते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका है, उसमें नहीं है, फोर्थ से शुरू होता है तो 4, 5, 6, 7 4 पीरियड्स हैं। तो चारों में प्रोग्रेसिवली 3 से लेकर के 12 के बीच में बढ़ते जाते हैं।
द एलिमेंट्स ऑफ दीज ग्रुप्स from 3 to 11 are called transition metals because their properties are intermediate between those of S and P block elements and have incompletely filled d orbitals in their ground state. अगर पूछा जाए कि ग्रुप 12 वाले को क्यों नहीं कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि उसमें एस आउटर मोस्ट जो है वो फील्ड है और डी भी कम्प्लीटली फील्ड है। तो ट्रांजिशन मेटल के लिए आपको इनकम्प्लीटली आउटर मोस्ट एस या इनकम्प्लीटली आउटर मोस्ट डी होना चाहिए। अब इसके जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज n-1 d1 to 10 ns12। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर n आपका बता रहा है आउटर मोस्ट सेल का ऑर्बिट नंबर, और n-1 का मतलब क्या हुआ कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेल के जस्ट पहले वाले सेल का नंबर। जैसे मान लीजिए कि n का वैल्यू 4 है, यानी फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं तो n-1 आपका 3 हो जाएगा। अगर फिफ्थ पीरियड की बात कर रहे हैं तो n5 है तो n-1 4 हो जाएगा, ऐसे चलना है। और 1 to 10 लिखा गया है, मीन्स यहाँ पर जो n होगा तो उसके जस्ट पहले वाले में d ऑर्बिटल में 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और यहाँ s में भी 1 या 2 हो सकता है। यानी d ऑर्बिटल में तभी भरेगा इलेक्ट्रॉन जब उसके बाद वाले s ऑर्बिटल में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। और इसमें भी एक तो जनरल तो होता है कि जैसे NH2 होना चाहिए, उसके बाद n-1 d को फिल करना चाहिए, ऐसा होता भी है। लेकिन जब d4 आता है, NH2 और n-1 d4 आता है, तो वहाँ पर ये रूल उलट जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर d में 4 होता है जबकि s में 2 होता है। तो ऐसे केसेज में स्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो जब n2 होगा तो फुल फील्ड होने के कारण स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर n-1 d4 हो रहा है, तो इसके जगह पर अगर d5 हो जाए, उधर ns1 हो जाए, तो इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए कुछ एक्सेप्शन बन जाते हैं, यानी जो 4 जहाँ पर d4 आएगा और 2 है इसमें, तो वहाँ पर d5 हो जाता है और s2 हो जाता है, s2 के जगह पर 1 हो जाता है। वैसे ही जहाँ पर s2 है और d9 है तो वहाँ पर d10 हो जाता है और s1 हो जाता है, ताकि फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल वाला बात सही हो जाए। तो सम ऑफ द एक्सेप्शंस आर ऑब्जर्व्ड इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू very little difference between n-1 d and ns orbitals such as, अब देखिए ऐसा क्यों होता है, यानी हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाली बात क्यों हो जाती है, तो इसका कारण यह है कि जो n-1 d होता है उसका जो एनर्जी लेवल होता है और ns1 का जो ns का एनर्जी लेवल जो होता है, इसमें बहुत कम डिफरेंसेज होता है। इसलिए ns के बदले में वो आपको n-1 d में भी आराम से चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पर क्रोमियम है तो 4s2 होता है और 3d4 होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर 3d5 हो जाता है और 4s1 हो जाता है। ऐसे ही कॉपर के केस में रूल का सीधे जाने पर 4s2 और 3d9 होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर 3d10 और 4s1 हो जाता है, क्योंकि ये हाफ फील्ड होने के कारण ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। हाउएवर जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपरनिशियम, ये आपके Cn जो है, तो ये आपको जनरल फार्मूला उनमें n-1 d10 और ns2 के रूप में है, यानी d भी पूरा है और s भी पूरा है। तो दीज आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल्स ड्यू टू कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स। इनमें d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फील्ड होता है, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन मेटल नहीं कहते हैं। स्टडी में यहाँ पर कॉपरनिशियम जो है Cn जो सिंबल है इसका,
तो 112 इसका एटॉमिक नंबर है, 285 इसका एटॉमिक मास है, लेकिन ये सिंथेटिक एलिमेंट है, इसकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, इसलिए हम लोग इसको स्टडी नहीं करेंगे। तो इस चैप्टर में जो बात करेंगे हम लोग तो लिमिटेड रहेंगे केवल मरकरी तक, ग्रुप 12 के लिए। तो 12th में हम बात करेंगे ये जिंक का, कैडमियम का और मरकरी का। उसके बाद कुछ जनरल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डी ऑर्बिटल के एलिमेंट यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जनरल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो इसमें लगभग सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट जो भी हैं वो सारे के सारे मेटेलिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट मेटालिक प्रॉपर्टीज, दे आर वेरी मच हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी। उनमें वोलेटिलिटी कम पाई जाती है, ज़्यादा हार्ड होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, क्योंकि उसके बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है ज़्यादा। फिर ग्रेटर द ये मेटेलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ के बारे में जब बात करें तो जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है सेम पीरियड में। और जब वैलेंस सेल में सेम वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है तो उसके कारण उसका ये मेटेलिक बॉन्डिंग जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते जाता है। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गर इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग। फिर उनकी एक जनरल विशेषता होती है कि दे हैव हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन होने की इनकी इंथैल्पी जो होती है ज़्यादा होती है। और द ट्रांजिशन मेटल, इसलिए वो मेटल के अलग अलग एटम के फॉर्म में कम मिलते हैं, अलग अलग मेटल में निकालने के लिए उनको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। और इसके अलावा द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स एग्जिबिट कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ये इनकी कॉमन विशेषता होती है कि ज़्यादातर ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी किसी न किसी रिएक्शन में दिखाते हैं और नेचर में, बिहेवियर में ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो इसके बाद हम इसके कुछ और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखिए कि जैसे स्कैंडियम से क्रोमियम तक अगर हम देखते हैं यानी लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो 4th पीरियड में, तो उस कंडीशन में आप जानते हैं जनरल जो ट्रेंड होता है कि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है और इसके कारण न्यूक्लियर के साथ उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। एज ए रिजल्ट एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज डिक्रीज। तो सेम चीज़ होता है कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, जो जनरल ट्रेंड है। लेकिन द एटॉमिक साइज ऑफ Fe, कोबाल्ट एंड निकेल आर ऑलमोस्ट सेम बिकॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल कॉजेज रिपल्सन एंड हेंस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डज नॉट इंक्रीज एप्रिशिएबली। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये क्रोमियम के बाद वेरिएशन वैसे ही होता है, लेकिन उसमें आयरन, कोबाल्ट और निकेल जो हैं सी सीरीज में लास्ट में, तो वहाँ पर जाने पर हम देखते हैं कि उनमें डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन ग्रेजुअल डिक्रीज नहीं होता है बल्कि लगभग सेम रहता है। इसका कारण है कि वहाँ पर जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ऑर्बिटल में तो वो रिपल्सन क्रिएट करते हैं और रिपल्सन के कारण लगभग सेम साइज का एटॉमिक रेडियाई मिलता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो डेंसिटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर इंक्रीजेज ड्यू टू हाई एटॉमिक मास एंड ए स्मॉल एटॉमिक वॉल्यूम। अब स्कैंडियम से कॉपर तक जाते हैं तो वो भी आपका कम होते जा रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है। तो इसलिए एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम जो होगा वो कम होगा और मास आपका बढ़ रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन्स बढ़ रहे हैं तो मास बढ़ रहा है और साइज छोटा होते जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि डेंसिटी का मतलब होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर घट रहा है तो फ्रैक्शन का वैल्यू दोनों के इफेक्ट से बढ़ते जाएगा, यानी डेंसिटी आपकी ज़्यादा होती जाती है लेफ़्ट टू राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में। फिर आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एलोंग ईच सीरीज।
यानी हम जब लेफ़्ट से राइट की ओर जाएंगे तो वहाँ पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी का वैल्यू बढ़ते जाएगा, क्योंकि एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी आयोनाइजेशन इंथैल्पी आपका इंक्रीज करता है लेफ़्ट टू राइट। लेकिन IE मीन्स आयोनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट ऑफ क्रोमियम ये लो होता है। क्यों? तो बिकॉज लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जब इसमें से लॉस होता है तो जैसे 4s1 और 3d5 है तो ये हट जाता है, तो भी आपका 3d5 का स्टेबल स्ट्रक्चर मिलता है, इसलिए आसानी से वो हट जाता है। तो IE फर्स्ट जो होता है क्रोमियम का ये लो होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हटाने पर उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, और ये जिंक के लिए हायर होता है। क्यों? तो क्योंकि बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स एन आयोनाइजेशन फ्रॉम द कम्प्लीटली फिल्ड 4s लेवल। तो 4s लेवल में से कम्प्लीटली में से जब हटेगा तो वहाँ पर आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि 4s पेयर्ड में है, वहाँ पर हाफ करना है तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हटाने के लिए। तो जिंक का ज़्यादा होता है जबकि क्रोमियम का आपका कम होता है। फिर ट्रांजिशन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ट्रांजिशन मेटल शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन ज़्यादा मिलता है। और क्यों होता है ऐसा? तो क्योंकि इनके बॉन्डिंग में आपका d ऑर्बिटल भी शेयर करता है, और d ऑर्बिटल में आप ज़्यादा देखते हैं 5 ऑर्बिटल्स होते हैं d में, तो इसलिए वहाँ पर पार्टिसिपेशन आपका ज़्यादा होता है d ऑर्बिटल का, तो इसलिए वहाँ पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो +2 से लेकर के +7 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट जनरल देखने को मिलते हैं इस ट्रांजिशन मेटल में। तो ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ N-1d एज वेल एज NS। तो NS कर ही रहा है, और आपका N-1d यानी इनर d ऑर्बिटल जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में, तो इसलिए वेरिएशन स्टेट ज़्यादा होते हैं। इन बॉन्ड फॉर्मेशन द मैक्सिमम OS मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर शोन बाई Mn। मैंगनीज के द्वारा दिए जाते हैं जो +2 से +7 तक हैं फर्स्ट सीरीज में, और स्कैंडियम जो होता है फर्स्ट एलिमेंट ट्रांजिशन सीरीज के फर्स्ट का, यानी 4th पीरियड का ट्रांजिशन मेटल में फर्स्ट जो स्कैंडियम होता है ये केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली दिखाता है। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय देयर फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स। इनमें भी जो हाई दिखाया जा रहा है तो वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बिकॉज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थोड़ा सा यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें पी ब्लॉक में नहीं था लेकिन इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली शो एंड इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी लेफ़्ट टू राइट जाने पर आपका एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आपका इंक्रीज करते जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल M2, M फॉर मेटल, तो M2 + M ऑफ अ मेटल इज डिपेंडेंट अपॉन 3 पैरामीटर्स। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है किसी भी मेटल आयन और उसके मेटल का, तो ये 3 चीज़ों पर मेन डिपेंड करता है। तो पहला पैरामीटर है, वो पैरामीटर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, दूसरा है इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, और तीसरा है एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ मेटल आयन। यानी मेटल आयन का इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन क्या है और इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या है, इस तीनों पर डिपेंड करता है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट हाइड्रेशन ऑफ मेटल आयन का होता है। फिर कॉपर 2 आयन जो 2+ आयन जो होता है ये आपका मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू Cu+, यानी क्यूप्रिक जो होता है
वो क्यूप्रस से ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल इसका कम है, विच इज ड्यू टू हायर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu2। तो यहाँ पर Cu2 प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है और इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर Cu प्लस कंपाउंड जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन एंड अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनल, यानी अगर हम लोग C+ के जो कंपाउंड्स है उनको वाटर में देते हैं, उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं और डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं और उससे आपका क्यूप्रिक आयन का कंपाउंड बन जाता है, जैसे 2Cu+, तो यहाँ पर Cu2+ और Cu बन जाते हैं एक्वस फॉर्म में। तो इस तरीके से आज हमने ट्रांजिशन मेटल के कुछ प्रॉपर्टीज को देखा और इसके बाद चूँकि इनऑर्गेनिक है, इसमें नोट्स प्रिपेयर करना होता है, ज़्यादा रटने वाली बात आती है। तो वैसे तो आपके बुक में एनसीईआरटी में बहुत सारी बातें दी गई हैं, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जनरल ट्रेंड इतना याद रखिएगा तो उससे आपका काम हो जाएगा, इसलिए हमने उनको समराइज करके पॉइंट वाइज नोट दे दिया है। आप इसको नोट्स तैयार कर लेंगे वीडियो पॉज करके, और ये नोट्स आपके बहुत हेल्पफुल होंगे जनरल ट्रेंड को समझने के लिए, और इतने से ही आपका पूरा काम हो जाएगा। इनसे रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करें, क्वेश्चन के बारे में बात करें तो और उसके बाद जो कुछ और प्रॉपर्टीज हैं उनकी चर्चा हम लोग अगले वीडियोज में करेंगे। उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह की भी बात आएगी और तब फिर आगे ब्लॉक की बात करेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, स्टडी कीजिए, वीडियो देखिए, बुक कंसल्ट कीजिए और अपने नॉलेज लेवल को, अपने कंसेप्चुअल नॉलेज लेवल को सिंप्लीफाइड वे में अधिक से अधिक बढ़ाइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।